में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं इस खुसूसी शो के ज़रिए। आज आप सोच रहे होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। जी हाँ, मौजू पे बात करने से पहले हम आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे। वो शॉर्ट फिल्म देख के आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि किस मौजू पे बात होगी और आज के प्रोग्राम के मेहमान कौन होंगे। आइए देखते हैं आगाज में ये शॉर्ट फिल्म। कश्मीर में सेहत आमा के शोबे यानी हेल्थ सेक्टर को गैर मामूली तरक्की से हमकिनार करने की सिमत में कई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनका तस्वुर भी कभी अवाम ने न किया होगा। जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की एआनत और अमली शराकत से कई ऐसी स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जिनके जरिए पूरे हेल्थ सेक्टर की काया पलट रही है। मरकजी सरकार के आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में लगभग 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम किए जा चुके हैं, जिनका मकसद जामे पैमाने पर बुनियादी नौइयत की तिब्बी खिदमात बहम पहुंचाना है। इन हेल्थ सेंटरों में कम्युनिटी हेल्थ में तरबियत याफ्ता मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स की तैनाती अमल में लाकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के क़याम का असल मकसद पूरा किया गया है। 2022 के अवाखिर तक 2722 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के क़याम का निशाना मुकर्रर किया गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लाकर सिर्फ 6 माह की मुद्दत में लगभग 12 लाख मुस्तहकीन को गोल्ड कार्ड इज्रा किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभी तक 230 से जायद सरकारी और निजी अस्पताल लाए गए हैं। योजना के तहत ताहाल 80,000 से जायद मरीजों का इलाज मुमकिन हो पाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम को जोड़कर जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की सौगात अता की गई है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जेके हेल्थ स्कीम से मुल्क के किसी भी हिस्से में मुस्तफीद हो सकते हैं। स्कीम के तहत हर कुंबे को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाता है। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्हें डायलिसिस कराने के लिए कभी बाहर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था या फिर अपनी गरीबी के आगे घुटने टेकना पड़ते थे। ऐसे ही मरीजों की जरूरत को पेश नजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम लागू किया गया है। प्रोग्राम के तहत 13 जिलाई अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर कायम किए जा चुके हैं और रवा माली बरस में ऐसे मजीद 5 डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। कायमशुदा डायलिसिस मराकज में 63 डायलिसिस मशीनें नस्ब की गई हैं, जिनका फायदा मुस्तहकीन रोजाना उठाते हैं। मेडिकल इमरजेंसियों से मौसर तौर पर निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में 24 मार्च 2020 को नेशनल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। 102 और 108 नंबरात के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऐसी 426 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं। इनमें से 140 एम्बुलेंसेस इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं, जो बवक्त ज़रूरत कीमती जानों को बचाने में कलीदी किरदार निभाती हैं। 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस सर्विस चालू किए जाने से लेकर अभी तक लगभग 200 मरीज रोजाना फायदा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज में डायग्नोस्टिक मशीनों के रख रखाव पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत ने नवंबर 2019 में BEMMP यानी बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम नाम का अपनी तर्ज का पहला प्रोग्राम शुरू किया। सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक मशीनें खराब होना एक आम शिकायत हुआ करती थी, लेकिन BEMMP नामी प्रोग्राम शुरू होने के बाद से सिर्फ पिछले 6 माह के अंदर 50% से जायद बेकार मशीनें काबिल कार बनाई जा चुकी हैं। यूं सेहत मराकज की कारगुजारी देखते ही देखते बेहतर हो पाई है। जम्मू कश्मीर में तरबियत याफ्ता रेडियोलॉजिस्ट की कमी बरसों से महसूस की गई है। इस कमी से भरपूर तौर पर निपटने के लिए 23 जून 2020 को टेली रेडियोलॉजी सर्विस शुरू की गई। टेली रेडियोलॉजी सर्विस की फराहमी के लिए पहले मरहले में 53 दूर दराज अस्पतालों की निशानदेही की जा चुकी है। टेली रेडियोलॉजी खिदमात मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त मैसर हैं और टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ 6 घंटे के अंदर मैसर हो पाती है। जहां एक तरफ हुकूमत तिब्बी खिदमात की हद दर्जा बेहतरी यकीनी बनाने में सरगर्म है, वहीं तिब्बी तालीम को फरोग देने पर भी
खासी तवज्जो दी जा रही है। इस ताल्लुक से जिलाई सतह पर 7 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र है। फिलहाल 7 में से 5 मेडिकल कॉलेजों ने अनंतनाग, बारामुल्ला, राजौरी, डोडा और कठुआ में काम करना शुरू किया है। इन मेडिकल कॉलेजों के चालू होने से हर साल हर कॉलेज से मजीद लगभग 100 मेडिकल ग्रेजुएट्स की खिदमत दस्तयाब हुआ करेंगी। इनमें हर कॉलेज पर लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। जिलाई सतह के इन मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज मंजूर किए जा चुके हैं। इन 2 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद फरवरी 2019 में खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों रखा। कभी उम्मीद है कि 2023 में विजयपुर जम्मू का एम्स और 2025 में अवंतीपुरा कश्मीर का एम्स मुकम्मल होगा। तिब्बी तालीम को मजीद फरोग देने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की खिदमत को वसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों और जिले अस्पतालों में DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड प्रोग्राम मुतारिफ किया जा चुका है। अभी तक DNB कोर्सेज के लिए 44 सीटें मंजूर की जा चुकी हैं। तिब्बी तालीम के साथ साथ नीम तिब्बी तालीम को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 5 नए नर्सिंग कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। जम्मू में फिलहाल आर्जी इंतजाम करके AMT स्कूल जम्मू में क्लासेस शुरू की गई हैं, जबकि अनंतनाग, बारामुल्ला, सोपोर और किश्तवाड़ में रवा माली साल के दौरान नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 10 पुराने GNM स्कूलों को नर्सिंग कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी 13 ANM और GNM स्कूल काम कर रहे हैं और मजीद ऐसे 8 स्कूल सितंबर 2020 तक काम करना शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेहत आमा के शोबे को काबिल कदर तरक्की दिलाने में PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज का किरदार अहम तरीन है। प्रोग्राम के तहत अभी तक 900 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं, जिनमें से मार्च 2020 तक 730 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। PMDP के तहत मंजूर शुदा 144 प्रोजेक्टों में से 61 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। इनमें 500 बिस्तरों वाला श्रीनगर का नया बच्चों का अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला जम्मू का नया अस्पताल अपनी मिसाल आप हैं। जम्मू में दूसरे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का कयाम भी सेहत आमा के शोबे के लिए फख्र की बात है। ये प्रोजेक्ट मरकजी सरकार की इयानत से कायम किया जा रहा है और अभी तक इसके लिए 43 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शहर देहात के मेडिकल कॉलेजों और जिलाई अस्पतालों में जन औषधि और अमृत स्टोरों का कयाम बिलाशक एक ऐसा कदम कहला सकता है कि जिसकी मदद से हेल्थ सेक्टर को बेहतर से बेहतर बनाने की दीगर तमाम कोशिशें मानी खेज साबित हो रही हैं। मरीजों को आला मेयार की अद्वियात सस्ते दामों पर दस्तयाब हों, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यह कहना मुनासिब और बरमहल होगा कि जम्मू कश्मीर में सेहत आमा का शोबा इनकलाब अंगेज तब्दीलियों की राह पर गामजन हो चुका है और आने वाले दिनों में तरक्की के नए झंडे गाड़ने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ नाजरीन, आपने ये शॉर्ट फिल्म देखी और इस शॉर्ट फिल्म में आपने देखा कि कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मज़ीद उस्तवार बनाने के सिलसिले में। आयुष्मान भारत की बात हुई, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की बात हुई और बाकी इक़दाम के हवाले से, इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सहूलियात के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अटल डलू साहब, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। आदाब। आगाज़ में जनाब आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने ये शॉर्ट फिल्म देखी, शॉर्ट फिल्म में जिक्र हुआ बहुत सारे इनिशिएटिव्स के हवाले से, तो अगर हम बात करेंगे आयुष्मान भारत के हवाले से, जो सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि यहाँ के हर बाशिंदे को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, उस सिलसिले में क्या पेश रफ्त है? जहाँ तक आयुष्मान भारत का सवाल है, वो तो एक 1 दिसंबर खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सी हंसी दुलार
जरा सा Amul, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा Amul, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। 2018 से वो स्कीम चल रही है जी। लेकिन वो स्कीम सिर्फ चल रही थी जो कि बीपीएल लोग हैं, जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डिप्राइव्ड कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए वो चल रही थी। लेकिन अभी हाल ही में यूटी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हर बाशिंदे को ये कवर, इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। तो हर फैमिली जो बीपीएल हो या नॉन बीपीएल हो, उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर सालाना ये मिलेगा। इसकी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशंस भी चल रही हैं। 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर अपने आप को करवाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि जैसे ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, डीडीसी के इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस, इसका इनाग्रेशन होगा और ये स्कीम चालू हो जाएगी। हम इसको स्कीम को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसको कभी भी आप चालू कर सकते हैं इस स्कीम को। थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम है, एक फ़र्द जो है जो बीमार होगा, जिसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, इसमें किस किस्म की सहूलियात मिलेंगी? इसमें कुल मिलाकर कोई 1590 पैकेजेस हैं, मेडिकल पैकेजेस, जिसका कवर उसको मिलेगा। और पूरे मुल्क भर में कोई कुल मिलाकर कोई 24,000 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर वो कहीं भी अपना इलाज करा सकेगा। अगर वो ट्रैवल कर रहा हो, जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं हो, वहाँ पर बीमार पड़ जाए, उसके हाथ में कार्ड हो, तो वहाँ पर भी अपना इलाज करा सकता है और मुफ्त कैशलेस सर्विस अवेलेबल होगी। और इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे ऑन्कोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, या इसकी जो सर्विसेज हैं, तो उनको डे 1 से लेकर सारी सहूलियात उनको मिलती हैं, सारे खर्चे उनके मिल जाते हैं। और इसमें एक और फैसिलिटी ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो सारा खर्चा आएगा वो सारा खर्चा, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का 15 दिन का खर्चा, ये सब मुफ्त होगा। जैसे आपने बहुत ही खुशाइंद बात कही कि इस वक्त उस पर रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो चल रहा है। बात करेंगे आयुष्मान से, आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि बात हुई नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के हवाले से भी। ये नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है, इस सिलसिले में यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ अज़ला के हवाले से बात करेंगे तो किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ है डायलिसिस के हवाले से जो हमारे पेशेंट्स हैं? इस वक्त हमारे पास जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, ये 13 ज़िला अस्पतालों में चल रहा है जी। और इसमें कोई 20,000 से ज़्यादा सेशंस अभी तक हो चुके हैं। डायलिसिस की फैसिलिटी जिसके लिए लोगों को श्रीनगर या जम्मू का रुख करना पड़ता था, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही ये फैसिलिटी मुहैया कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम पीडियाट्रिक डायलिसिस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो चुका है, उसमें हम पीडियाट्रिक डायलिसिस मशीन्स, जो बच्चों के लिए डायलिसिस की मशीन्स हैं, ये भी देने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो भी अस्पतालों में पहुंच जाएंगी और वो उनका भी कायम उनको भी किया जाएगा। अगर बात करेंगे, जैसे आपने फरमाया कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये सहूलत जो है ये वहाँ पे अवेलेबल है। अब जो हमारे रेस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट जो रह जाते हैं, उस सिलसिले में कोई प्रोग्राम है आपके पास? बिल्कुल है, ये एक अप्रूव्ड प्रोग्राम है। हमारी कोशिश है कि इसी रवा माली साल के दौरान मार्च 2021 तक 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की फैसिलिटी मुहैया की जाए। तो इस पर कार्रवाई चल रही है। जी, अगर हम बात करेंगे, देखिए इस वक्त जो है कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए मरकज़ी सरकार की तरफ से, यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेना या बाकी उसको ये सर्विस फराहम करना ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम जो है वो है
नेशनल एम्बुलेंस सर्विस प्रोग्राम। जी। चूँकि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस प्रोग्राम के तहत दूर दराज इलाकों के जो बीमार हैं उनको भी सहूलत मैसर रखी गई, यहाँ पे सिनेरियो क्या है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के प्रोग्राम के हवाले से, और पेशरफ्त क्या है, और लोग जो है लोग किस हद तक, या बीमार किस हद तक इससे मुतमईन नज़र आ रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 102 या 108 की सर्विस। इसमें कुल मिलाकर अभी 440 एम्बुलेंसेस इसमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस कोई 140 के करीब हैं और 300 के करीब ऑर्डिनरी एम्बुलेंसेस हैं जिनको जीपीएस के ज़रिए जोड़ा गया है। तो इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है, कई सारी डिलीवरीज इसमें हुई हैं, कई लोगों की जान जो क्रिटिकल आवर में अगर देखा जाए उनकी जान बचानी हो तो वो बचाने का काम हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस ने किया है। तो ये एक सर्विस, और इस सर्विस को हम और बढ़ा रहे हैं जी। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर 60 और एम्बुलेंसेज इसमें जोड़ें ताकि ये आंकड़ा कोई 500 के पार चला जाए, और वो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज होंगी। तो एक फैसिलिटी है लोगों को कि एक अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद 102 या 108 डायल करके एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी अपने घर के सामने ला सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। थोड़ी सी वजाहत अगर चाहेंगे कि ये 102 जो है और 108 जो है, क्या तफावत है? कौन से ऐसे मरीज़ हैं, कौन से ऐसे बीमार हैं जो 102 डायल करके एम्बुलेंस सर्विस हासिल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो 108 डायल? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो वो कोई भी नंबर डायल करे जी। वो कॉल सेंटर वहाँ पर देखेगा कि 102 का मरीज़ है या 108 का मरीज़ है। अच्छी बात है। तो कोई भी नंबर डायल करें, 102 या 108 डायल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 108 का जो नंबर है ये क्रिटिकल केयर के लिए होता है, इमरजेंसीज़ के लिए, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड के लिए नहीं, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ गए तो उसके लिए 108 का होता है। वो 102 का जो होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड इमरजेंसीज़ जो हैं उसके लिए होता है। तो लेकिन अगर 102 या 108 कोई भी नंबर कोई डायल करे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा कॉल सेंटर उसको अप्रोप्रिएट कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर के साथ डाइवर्ट करके वो जो गाड़ी मुनासिब गाड़ी होगी वो गाड़ी उस तक पहुंच जाती है। जनाब अटल डल्लू साहब, एक और प्रोग्राम आपने शुरू किया जो है बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। इस सिलसिले में ये था कि मतलब कई फैसिलिटीज़ जो थी, कई फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में थी और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं थी, अगर हम माजी की बात करेंगे। तो इस वक्त अगर देखते हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, हमने शॉर्ट फिल्म में देखा कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इस बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस की इसकी बात करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम को किस तरह यहाँ लाया गया, कौन सी चेंज आई? ये देखा गया है कि ये देखा गया था पूरे मुल्क भर में कि 40 से 50% जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट है अस्पतालों में होता है ये नॉन फंक्शनल होता है जी। तो इसको फंक्शनल कैसे किया जाए जी। तो उसके लिए एक हम बायोमेडिकल इंजीनियर्स की टीम मुकर्रर करते हैं और उसी के लिए टेंडर के बेसिस पर हमने एक बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एजेंसी को हमने हायर किया है जो कि इन इक्विपमेंट्स को ठीक करती है। तो ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहा है, लगभग कुछ 8-9 हज़ार इक्विपमेंट जो हमारे ख़राब पड़े थे या जो ख़राब हो गए इस साल के दौरान उनको ठीक किया जा रहा है। तो वो अब सिलसिला नहीं रहा कि इक्विपमेंट ख़राब हो गया, इसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स नहीं होते थे डिपार्टमेंट के पास इन इक्विपमेंट्स को ठीक करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम इससे दूर हो गई। और जो ये हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं इस एजेंसी के, ये जाकर उस मशीन को ठीक करते हैं और हर ज़िले में 2-2 इंजीनियर उन्होंने दिए हुए हैं। कुल मिलाकर कोई 110-111 लोग उन्होंने लगाए हुए हैं जो इन इक्विपमेंट्स का देखभाल करते हैं। एक और प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया जिस प्रोग्राम को हम डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, लेकिन आम लफ्ज़ों में अगर हम देखेंगे ये डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड प्रोग्राम क्या है, आम लोग इसको नहीं समझते हैं प्रोग्राम है क्या, इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे? इसकी मैं वजाहत करूँगा बिल्कुल। जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में MD MS की सीटें होती हैं जी। अगर हमारे पूरे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर कोई 450 के करीब MD MS की सीटें हैं जी। तो फर्स्ट ईयर में 450, सेकेंड ईयर में 450, थर्ड ईयर में 450 इतने डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। कोई 1200-1300 डॉक्टर के करीब अवेलेबल हैं। इसी तरीके से एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी चलता है
जिसको डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड कहते हैं, DNB प्रोग्राम। जी। ये भी MDMS के बराबर ही है। ये मेडिसिन में हो, एनेस्थीसिया में हो, सर्जरी में हो, गायनी में हो, पीडियाट्रिक्स में हो, तो उसको भी शुरू किया जा सकता है अगर आपके पास फैकल्टी अवेलेबल हो और इंतजाम उसके लिए अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमने निशानदेही की ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अभी PG कोर्स नहीं चल रहे हैं, उनकी निशानदेही की। तो वहाँ पर हमने DNB प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पास अभी तक 50 सीटें तो हमारे पास सैंक्शन हो चुकी हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुल मिलाकर कोई 225 सीटों के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, वो सीटें हमको मिलेंगी। तो मैं एक मिसाल के तौर पर ये बताना चाहूँगा, अगर हम एक ज़िला अस्पताल लेते हैं कोई भी, मान लीजिए कुलगाम जी। तो कुलगाम में मान लीजिए वहाँ पर अगर उनके पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो 2 गायनेकोलॉजिस्ट पूरी रात की ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास स्टूडेंट्स होंगे, DNB स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 3, तो 3 तो 9 हो गया। तो 9 एक हिसाब से एक छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज बन जाता है। तो 9 गायनेकोलॉजिस्ट और 2 जो उनके अपने कंसल्टेंट्स हैं, गाइड्स हैं, वो अवेलेबल होंगे। तो इतने गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ कुलगाम में अवेलेबल हो सकते हैं। तो राउंड द क्लॉक एक सर्विस जो गायनेकोलॉजी की मिलनी चाहिए वो हम दे सकते हैं। इसी तरीके की कोशिश हम हर डिसिप्लिन में, हर ज़िला अस्पताल में जहां हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के लिए। फैकल्टी होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, बाकी चीज़ें देखते हैं। उसका काम चल रहा है और कोविड की वजह से ये बात सही है कि हमारे इंस्पेक्शंस नहीं हो पाए, जो बाहर से एक्सपर्ट्स को आना था वो पूरी तरह से नहीं आ पाए। अब उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन हमने ली हैं। फ़िलहाल हमारे पास 50 सीटें हो गई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीनों में हमारे पास 200-250 सीटें, हमारे पास 225 सीटें तो ज़रूर हो जाएंगी इसकी। जनाब अटल डल्लू साहब, चूँकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, जैसे अगर हम बात करेंगे जो कैंसर बीमारी है, कैंसर बीमारी के हवाले से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जैसे अभी पेट स्कैन की बात करेंगे, जो पेट स्कैन यहाँ पे किया जाता था वो फैसिलिटी भी अभी यहाँ पे श्रीनगर में स्कीम्स में मौजूद है, या बाकी जो सहूलियात है वो सहूलियात मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे अवेलेबल कराई गई, ताकि जो पेशेंट है, जो बीमार है, उस बीमार को यहाँ पे यूटी से बाहर दूसरी जगह रुख ना करना पड़े। लेकिन एक और इनिशिएटिव लिया गया, एक और कदम उठाया गया, वो ये है कि 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स का क़याम, एक जम्मू में, एक यहाँ पे श्रीनगर में। इनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, किस मरहले पर है और क्या फैसिलिटीज़ हैं? जो 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स सैंक्शन किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जैसा कि आपने कहा, एक स्किम्स में बनेगा, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बनेगा। इनका काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अगले 1.5 साल में, 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पेट स्कैन हुआ, लीनियर एक्सेलरेटर हो गया, ब्रैकीथेरेपी की मशीन हो गई, जो कुछ भी फैसिलिटीज़ चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को चाहिए, वो सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कैंसर पेशेंट्स को फिर जम्मू के बाहर या कश्मीर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया है। तो कुछ फैसिलिटीज़ जो फॉलो अप देना होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इन हॉस्पिटल्स में, जैसे अनंतनाग हो गया, बारामूला हो गया, कठुआ हो गया, इन हॉस्पिटल्स में भी मिलना शुरू हो गई हैं और हो जाएंगी। एक और मामला है, एक और जो सहूलियात है वो है अद्वियात के बारे में, जैसे जन औषधि अद्वियात है। मुझे याद आ रहा है कि रेड क्रॉस के साथ हम वाबस्ता थे, तो जब इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआत में रेड क्रॉस को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो अद्वियात है उसको अवेलेबल किया जाए। आगाज़ इसका किया, इसका इनॉग्रेशन जब यहाँ श्रीनगर में हुआ, हमने उस वक्त उस चीज़ को देखा। तो लेकिन बाद में जो है ये जो इनके सेंटर्स हैं, सेंटर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर डाले जाते थे। आपने एक बहुत ही खुशाइन कदम उठाया कि आपने हॉस्पिटल्स के ज़रिए से ये अद्वियात जो है इनको अवेलेबल कराया। तो इस वक्त जन औषधि अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का क्या सूरत हाल है और किस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा कदम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स का जन औषधि केंद्र खोलने का। इसमें बहुत ही सस्ते दामों में इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिसको कहते हैं और अफोर्डेबल मेडिसिन वो लोगों को मिल जाती हैं। और मैं मिला हूँ कई सारे ऐसे लोगों से जो प्रेफर करते हैं फिर इन्हीं दुकानों से बार बार दवाई खरीदना।
इसके अलावा अमृत स्टोर्स भी हमने खरीदे। अमृत स्टोर्स तो ब्रांडेड मेडिसिन भी देते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एजेंसी है जो ये काफ़ी लार्ज चंक में ये दवाइयाँ खरीद के फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो बेचते हैं, और उनका भी ये जो होता है डिस्काउंट होता है वो 40 से 60% तक का डिस्काउंट होता है। तो अगर हम देखेंगे कि कितना फ़ायदा पेशेंट्स को हुआ, वो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। तो वो भी एक स्कीम है, जन औषधि केंद्र और अमृत स्टोर्स की स्कीम्स जो है ये भी काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। हम चाहते हैं इनको बढ़ाना और इनकी तादाद बढ़ाना, बाकी जिला अस्पतालों में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी इनको ले जाना। जी जनाब अटल डुल्लू साहब, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मामलात बहुत सारे हैं, तो लेकिन वक्त हमारे पास कम है। हम चाहेंगे कि दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो ये है कि जो टेली रेडियोलॉजी सर्विस का प्रोग्राम है, मुख्तसरन उसका थोड़ा सा आपसे रिस्पॉन्स चाहेंगे। दूसरा, जो यहाँ पे रेट्स हुआ करती थी USG के बारे में, मुख्तलिफ टेस्ट के, उसमें एक ऑर्डर में आपका पढ़ रहा था, उसमें यह चीज़ है कि जो कई एसोसिएशन वगैरह, आपने डिस्ट्रिक्ट्स की कमीटीज़ कुछ आपको तश्कील देनी थी, कुछ उन कमीटीज़ को एक मेंबर भी वहाँ रखना था ताकि उस सिलसिले में बिल्कुल जो बीमार है उसको एक जगह जो रेट है वो वहाँ मिले, दूसरी जगह जो रेट है वो वहाँ मिले। और USG की बात जो हम करेंगे, जैसे टेली रेडियोलॉजी सर्विस प्रोग्राम जो है, तो इस चीज़ को आप किस टेली रेडियोलॉजी का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। ये हमने PPP मोड में शुरू किया। इसमें एक्सरे की रिपोर्ट, CT स्कैन की रिपोर्ट ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाती है और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन आपको 6 घंटे में मिल जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इसमें जो कुछ भी पैसा खर्च हो जाता है वो गवर्नमेंट खर्च करती है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की बड़ी कमी है, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर हमने इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। और ये रिपोर्ट्स हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली टू ए रिमोट लोकेशन, और वहाँ से रिपोर्ट पढ़ के 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाती है। और अगर इमरजेंसी केस हो, कोई CT कोई इमरजेंसी हो या एक्सरे किसी का इमरजेंसी में करना हो, तो उसकी रिपोर्ट 1 घंटे में भी आ सकती है। जनाब अटल डुल्लू साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट के वक्त में हम ये मैसेज चाहेंगे कि जो इस वक्त COVID-19 चल रहा है, आप खुद सिचुएशन को देख रहे हैं, पिछली दफ़ा भी बहुत सारा कुछ माजी में काम हुआ, क्या मैसेज है आपका इस वक्त COVID-19 के से निपटने के हवाले से डॉक्टरों को, बीमारों को, आवाम को, महकमे को? जी, मेरी तरफ से मैसेज यही है कि कोविड से बचने के लिए जो तरीके बताए जा रहे हैं, एक तो अपने हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और मास्क को पहनना, इन 3 चीज़ों को अगर हम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोविड को फैलने से हम बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक तो ये है। और दूसरी जो खुशखबरी आजकल सुनने में मिल रही है मीडिया के ज़रिए कि वैक्सीन आने वाली है, जो वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी सरकार का पूरी तरह से ताउन, पूरी तरह से कोऑपरेशन दें। जनाब अटल डुल्लू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को दोबारा YouTube पे देख सकते हैं। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।